जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं आज आपके सामने ज्योग्राफी का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हूं और वह है भूकंप। और बच्चों, भूकंप से संबंधित क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल हो, आपका एसएससी 10+2 हो, एसएससी जीडी हो, यूपी पुलिस हो, मध्य प्रदेश पुलिस हो, बिहार हो, राजस्थान, सारे एग्जामों में भूकंप से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। और बच्चों, हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से भूकंप को समझेंगे। तो बच्चों, आपको अगर मेरी क्लास पसंद आए तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करें। तो बच्चों, आज हम शुरुआत करते हैं भूकंप की। तो भूकंप आपके सामने है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि भूकंप होता क्या है। भूकंप होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि यदि भूकंप की परिभाषा की बात की जाए तो भूकंप यदि आम भाषा में देखा जाए तो भूकंप कंपन होता है। क्या होता है? भूकंप पृथ्वी पर कंपन होता है। और मेरे कहने का मतलब यह होता है कि जो भूकंप आता है वह आंतरिक और बाह्य कारण या आंतरिक और बाह्य बल होते हैं जिनके कारण भूकंप आता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी का जो ऊपर का हिस्सा होता है यह क्रस्ट होता है, ये मेंटल होता है और ये कोर होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो भूकंप होते हैं वो सामान्यतः कहाँ आते हैं? क्रस्ट या भू परपटी पर आते हैं। किस पर आते हैं? भू परपटी पर आते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि भूकंप की यदि परिभाषा की बात की जाए आम भाषा में तो भूकंप कुछ नहीं होते बल्कि पृथ्वी पर बाह्य बाह्य व आंतरिक कारणों से, बाह्य व आंतरिक कारणों से, आंतरिक कारणों से भूपरपटी पर, भूपरपटी पर भूपरपटी पर कंपन आ जाता है। क्या होता है? भू परपटी पर कंपन कंपन होना ही भूकंप कहलाता है। कंपन होना ही भूकंप कहलाता है। अब महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये तो एक आम परिभाषा हो गई, भूकंप कहलाता है। इसको हम बहुत शानदार तरीके से समझेंगे, बहुत शानदार। आज के बाद आप कभी नहीं भूलोगे, इतने शानदार तरीके से हम समझेंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी पर यहाँ ऊपर भी बहुत सारे कुछ आंतरिक बल होते हैं और अंदर भी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, इनके कारण भूकंप आता है या पृथ्वी पर जो कंपन होता है उसको हम लोग भूकंप कहते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इसको हम लोग समझेंगे कैसे। तो इसको हम लोग यदि बात की जाए तो हम लोग इसको समझेंगे ऐसे कि मैं आपके सामने एक, ये मैंने आपके सामने ये ऊपर की भूपरपट्टी बना ली। क्या बना ली? भूपरपट्टी बना ली। अब देखो, ध्यान से समझो कि मान लीजिए कि यहां ये कोई केंद्र है जहां से भूकंप उत्पन्न होगा और फिर यहां से भूकंपीय ऐसे तरंगें जाती हैं। क्लियर है ना? भूकंपीय ऐसे तरंगें जाती हैं। अब मेरा कहने का मतलब यह है कि जहां से भूकंप उत्पन्न हुआ है, जहां से भूकंप उत्पन्न हुआ है, इसे हम लोग कहते हैं फोकस सेंटर। क्या कहते हैं? फोकस सेंटर या फोकस सेंटर, या इसे ही कहते हैं भूकंप मूल। क्या कहते हैं इसे? भूकंप मूल केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंप मूल केंद्र कहते हैं। उसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं आपको बता दूं कि जहां भूकंप पहुंचता है, जहां सबसे पहले भूकंप पहुंचता है उसको हम लोग कहते हैं अधिकेंद्र या एपीसेंटर। क्या कहते हैं इसको हम लोग? एपीसेंटर या अधिकेंद्र कहते हैं, या अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? अधिकेंद्र कहते हैं। क्लियर है ना? अब मैं आपको बता दूं कि ये है क्या। ये अगर बात की जाए तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये एपी सेंटर है यह वो स्थान है जहां भूकंप का अनुभव सबसे पहले किया जाता है। जहां भूकंप का अनुभव सबसे पहले किया जाता है, जहां भूकंप का अनुभव सबसे पहले किया जाता है, सबसे
पहले किया जाता है। क्लियर है ना? सबसे पहले किया जाता है, इसको हम लोग कहते हैं एपिसेंटर। और फोकस सेंटर कौन सा होता है? फोकस सेंटर होता है आपका जहां से भूकंप उत्पन्न होता है। फोकस सेंटर क्या है? जहां से भूकंप उत्पन्न होता है, जहां से भूकंप उत्पन्न होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं फोकस सेंटर या भूकंप मूल केंद्र। क्लियर है? याद रखना, जहां भूकंप का अनुभव किया जा रहा है, जहां भूकंप का अनुभव सबसे पहले किया जाता है उसे एपिसेंटर, और जहां से भूकंप उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फोकस सेंटर या भूकंप मूल केंद्र कहते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब यहां से भूकंप उत्पन्न होता है तो एक एनर्जी या एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या होती है? एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। और इस ऊर्जा को किस नाम से जाना जाता है? तो यह ऊर्जा होती है आपकी इलास्टिक एनर्जी। कौन सी होती है? इलास्टिक एनर्जी, या इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में प्रत्यास्थता ऊर्जा। क्या कहते हैं इसको हम लोग? प्रत्यास्थता ऊर्जा। क्लियर है यहां तक सबका? अब महत्वपूर्ण बात क्या है? अब महत्वपूर्ण बात क्या है? ये तुमने बता दिया कि भूकंप का केंद्र और भूकंप का जहां अनुभव किया जाता है, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि भूकंप से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसमें भूकंप भूकंप विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? भूकंप विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो भूकंप विज्ञान के अध्ययन को कहते हैं सीस्मोलॉजी। क्या कहते हैं? सीस्मोलॉजी। क्लियर है ना यहां तक सबका? सीस्मोलॉजी कहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भूकंप को मापने वाला जो यंत्र होता है, भूकंप को मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? तो भूकंप मापने वाले यंत्र को हम लोग कहते हैं सीस्मोग्राफी। क्या कहते हैं? सीस्मोग्राफ कहते हैं। क्लियर है ना? तो याद रखना, भूकंप विज्ञान के अध्ययन को लॉजी कहते हैं। हमेशा एक बात याद रखना कि जहां पर अध्ययन होगा वहां पर लॉजी होगा। किसी भी विज्ञान का यदि अध्ययन होता है तो लॉजी में ही होता है, जबकि भूकंप को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? सीस्मोग्राफ कहलाता है। अब अगर बात की जाए तो भूकंप को मापने वाला यंत्र तो मैंने आपको बता दिया। अब क्या होता है? भूकंप को कुछ स्केलों पर मापा जाता है। भूकंप को मापने वाले स्केल, भूकंप को मापने वाले स्केल। तो मैं आपको बता दूं, इसमें महत्वपूर्ण है, दो तीन है, वैसे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एक है। इसमें पहला है आपका, पहला जो है वो है आपका भूकंप को मापने वाला स्केल, सबसे इंपोर्टेंट है वो है रिएक्टर पैमाना या रिएक्टर स्केल। कौन सा है? रिएक्टर स्केल। इसकी कुछ खासियत यह है रिएक्टर स्केल की कि रिएक्टर स्केल में मैं आपको बता दूं कि इसमें 0 से 9, रिएक्टर स्केल में 0 से 9 खाने होते हैं। कितने होते हैं? 9 खाने होते हैं, या 0 से 9 तक पॉइंट होते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि ऐसे आप लोग समझे इसको कि ये यहां तक बना लिया। ये पहला होता है 0, फिर होगा आपका दूसरा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो याद रखना, अब इसका क्या होता है? जो 0 से 9 तक होते हैं, लेकिन अगर इनके गैप देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्लियर है ना? तो अब इसमें क्या होता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होता है कि यदि जैसे आप सपोज करो कि यहां मान लो कि 2 की तीव्रता वाला भूकंप आया था। कितनी? 2 तीव्रता वाला भूकंप आया। कितनी तीव्रता वाला? 2 तीव्रता वाला भूकंप आया। अब अगर बात की जाए 2 से यदि 3 तीव्रता वाला भूकंप आता है, 2 से यदि 3 तीव्रता वाला भूकंप आता है,
मान लो कि यह 3 तीव्रता वाला भूकंप है। कितना है? 3 तीव्रता वाला। अब इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है कि यदि आप लोग 2 से 3 एक अगर तीव्रता बढ़ती है तो यह भूकंप 10 गुना शक्तिशाली हो जाता है। कितना हो जाता है? 10 गुना शक्तिशाली हो जाता है। क्लियर है ना? कितना गुना हो जाता है? 10 गुना शक्तिशाली हो जाता है यदि एक से तीव्रता 2 से 3 हो जाए या 3 से 4। हर तीव्रता पर जैसे एक तीव्रता बढ़ती जाएगी तो भूकंप 10 गुना शक्तिशाली होता जाएगा। क्लियर है ना? अब कुछ भूकंप मापी और अगर बात की जाए तो रिएक्टर स्केल हो गया आपका, काफी महत्वपूर्ण है। दूसरा होता है रोसीफेरल। ये क्या होता है? रोसीफेरल है। ये भी भूकंप मापने वाला जो स्केल है। इसके अलावा रोसीफेरल हो गया और आपका रिएक्टर स्केल हो गया, और एक होता है मर्केली स्केल। एक कौन सा होता है? मर्केली स्केल। तो याद रखना, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वैसे तो सामान्यतः रिएक्टर स्केल को ही ज्यादा प्रेफर किया जाता है और यही आम बोलचाल की भाषा में सबसे ज्यादा यही प्रयोग होता है, लेकिन हो सकता है वो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन भूकंप मापी स्केल नहीं है, तो ऑप्शन में वो दे देगा रिएक्टर स्केल, दूसरा दे देगा रोसीफेरल, और तीसरा मर्केली स्केल, और चौथा कोई और डाल देगा और वह उसका आंसर होगा। ये 3 तो भूकंप मापी स्केल है ही हैं। क्लियर है ना? अब अगर बात की जाए तो भूकंप, एक महत्वपूर्ण बात और है कि यदि भूकंप जब आता है, मैं आपको बता दूं, जब भूकंप आता है तो भूकंप आने से पहले वायुमंडल में एक गैस उपलब्ध हो जाती है, और उस गैस का नाम क्या होता है? वह है, मैं आपको बता दूं कि, चलो हम लोग अब देखते हैं थोड़ा सा इसकी भूकंपीय तरंग देखते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और यहां लिख दूं कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूकंप आने से पहले वायुमंडल में, भूकंप आने से पहले, भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैस उपलब्ध हो जाती है। वायुमंडल में रेडॉन गैस उपलब्ध हो जाती है। क्लियर है ना? रेडॉन गैस उपलब्ध हो जाती है, बहुत बार पूछा गया है, उपलब्ध हो जाती है। तो याद रखना, यह क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूकंप आने से पहले वायुमंडल में कौन सी गैस उपलब्ध हो जाती है, तो याद रखना रेडॉन गैस उपलब्ध हो जाती है। अब हम लोग देखेंगे कुछ भूकंपीय तरंगें होती हैं कि भूकंपीय तरंग कौन कौन सी होती हैं। अब अगर बात की जाए तो भूकंपीय तरंग आपके सामने है, इसमें पी वेव, इनको हम लोग कहते हैं प्राइमरी वेव। क्या कहते हैं इनको हम लोग? प्राइमरी वेव कहते हैं, प्राइमरी वेव। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि प्राइमरी वेव की बात की जाए तो इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है कि इनको ध्वनि तरंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको ध्वनि तरंग भी कहते हैं। बहुत पूछा जाता है कि कौन सी भूकंपीय तरंग है जिनको ध्वनि तरंग कहते हैं, तो याद रखना कौन सी है? प्राइमरी वेव है। उसके अलावा यदि बात की जाए तो पी वेव, इनकी गति सबसे अधिक होती है, इनकी गति सबसे अधिक होती है, इनकी गति सबसे अधिक होती है। क्या? सबसे अधिक होती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इनकी गति तो सबसे अधिक होती है, लेकिन ये सबसे कम विनाशकारी होती है। ये क्या होती है? सबसे कम विनाशकारी होती है, सबसे कम विनाशकारी होती हैं। क्लियर है ना? सबसे कम विनाशकारी कौन सी तरंगें होती हैं? तो याद रखना ये एल वेव या पी वेव या प्राइमरी वेव सबसे कम विनाशकारी होती है, जबकि सबसे अधिक गति होती है। इनकी गति की बात की जाए तो इनकी गति होती है लगभग, आप मान लीजिए कि 7 से 8 से 12 तक, 7 से 11 या 12 किलोमीटर प्रति सेकंड। कितनी होती है? 7 से 11 या 8 से 12 किलोमीटर प्रति सेकंड प्राथमिक या प्राइमरी वेवों की गति होती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि इन पी वेव को ही अनुदैर्ध्य तरंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन पी वेव को ही अनुदैर्ध्य तरंग भी कहते हैं। क्लियर है ना?
अंधेर तरंग भी कहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो ये पी वेव होती हैं, ये ही ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों में संचरण करती हैं। क्लियर है ना? तीनों माध्यमों में संचरण करती हैं, तीनों माध्यमों में संचरण करती हैं। क्लियर है? बहुत पूछा जाता है कि कौन सी वेव है या कौन सी भूकंपीय तरंग है जो तीनों माध्यमों में संचरण करती है। तो याद रखना कौन सी गैस है? पी वेव है, सॉरी कौन सी तरंग है? भूकंपीय पी है, जो ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों में ही संचरण करती है। अब आपको बताऊं सेकंड वेव की बात की जाए तो इन्हें सेकेंडरी वेव कहते हैं और या इन्हें द्वितीयक तरंग कहते हैं। इनकी जो गति होती है इससे पी वेव से कम होती है और इनकी गति जो सामान्यतः होती है वो 3 से लेकर और 7 किलोमीटर प्रति सेकंड तक होती है। उसके अलावा ये केवल ठोस में संचरण करती हैं, ये केवल ठोस माध्यम में संचरण करती हैं, ये केवल ठोस माध्यम में संचरण करती हैं। क्लियर है ना? ये ठोस माध्यम में संचरण करती हैं। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि इन्हें प्रकाशीय तरंग भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? प्रकाशीय तरंग भी कहते हैं। इन्हें प्रकाशीय तरंग भी कहते हैं, प्रकाशीय तरंग कहते हैं। उसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि इन्हें अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं। इन्हें अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं। तो याद रखना पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी भूकंपीय तरंग है जो केवल ठोस में संचरण करती है। तो याद रखना वो कौन सी है? एस वेव है जो केवल ठोस माध्यम में संचरण करती हैं और यही अनुप्रस्थ तरंग भी है। अब यदि एल वेव की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं एल वेव, इन्हें लव वेव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें लव वेव भी कहा जाता है। लव वेव या इनको सरफेस वेव या इनको सरफेस वेव या इनको धरातलीय तरंग भी कहा जाता है, या इनको धरातलीय तरंग भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं। ये सबसे अधिक विनाशकारी कौन सी तरंगें होती हैं? तो याद रखना एल वेव सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं। क्लियर है ना? सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इनकी गति सबसे कम होती है, सबसे कम गति होती है। इनकी गति क्या होती है? सबसे कम गति वाली भूकंपीय तरंग है, सबसे कम गति वाली भूकंपीय तरंग है। सबसे कम गति वाली भूकंपीय तरंग है कौन सी है? एल वेव है। लेकिन सबसे अधिक विनाश मचाती हैं। याद रखना इस बात को कि सबसे ज्यादा जो विनाश जो मचाती हैं या सबसे ज्यादा विनाश जो लाती हैं वो एल वेव या आपकी लव वेव या सरफेस वेव होती हैं। एक व्यक्ति थे जिनका नाम लव था, उन्हीं के नाम पर इन तरंगों का नामकरण किया गया था। क्लियर है? अब अगर बात की जाए तो हम लोग देखेंगे कि भूकंपीय जोन कितने हैं और भूकंप का बंटवारा कैसे कैसे किया जाता है। अब अगर बात की जाए तो आपके सामने भूकंपीय जोन, तो मैं बता दूं आपको कि वर्तमान में भूकंपीय जोन 4 हैं। कितने हैं? वर्तमान में 4 भूकंपीय जोन हैं। वर्तमान में कितने जोन हैं? 4 भूकंपीय जोन हैं, या हम लोग इन्हें क्षेत्र भी कह सकते हैं। महत्वपूर्ण बात क्या है कि कौन कौन से हैं? तो मैं आपको बता दूं सेकंड, फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट को पहले फर्स्ट हुआ करता था, अभी मैं बताऊंगा, लेकिन उसे 2010 में खत्म कर दिया। सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अब मैं आपको बता दूं कि यदि बात की जाए तो पहले भूकंप जोन 5 होते थे। पहले कितने होते थे भूकंप जोन? पहले भूकंप जोन या भूकंप क्षेत्र 5 होते थे। कितने होते थे? 5। लेकिन 2010 में
पहला जो भूकंप जोन था, प्रथम भूकंप जोन को समाप्त कर दिया गया। क्लियर है ना? भूकंप जोन को समाप्त कर दिया गया। अब महत्वपूर्ण बात क्या है? अब महत्वपूर्ण बात यह है कि सेकंड जो भूकंप जोन है, इसमें देश के लगभग लगभग 46%, कितने? देश के लगभग 46% क्षेत्र इसमें आते हैं। क्लियर है? और अगर बात की जाए तो इसमें जो क्षेत्र आने वाले हैं उनके कुछ नाम बता दूं आपको। तो उन नामों की बात की जाए तो जैसे यहां मैं लिख देता हूं, इसमें आप लिख सकते हैं अपना, जैसे आपने लिख लिया मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु। मेरा कहने का मतलब यह है कि इसमें वो क्षेत्र आते हैं जहां पर भूकंप सबसे कम आता है। कभी कभार हल्के फुल्के झटके आते हैं, भूकंप नहीं आते, वो आते हैं सेकंड जोन में। अब अगर बात की जाए थर्ड जोन में, तो थर्ड जोन की बात की जाए तो इसमें आपका एक तो जो उत्तरी जो उत्तर प्रदेश है, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, तो इसमें एक तो आपका आ जाता है मुख्यतः आपका उत्तरी उत्तर प्रदेश आ जाता है। क्लियर है ना? उसके अलावा जब बात की जाए इसमें, तो इसमें दिल्ली आ जाता है, कुछ बिहार का हिस्सा है, कुछ बिहार का हिस्सा है, कुछ बिहार है। क्लियर है ना? उसके अलावा थोड़ा सा इसमें कुछ उत्तराखंड का भी हिस्सा इसमें लग जाता है, कुछ हिमाचल प्रदेश का है। और अगर अब फोर्थ की बात की जाए तो इसमें भी उत्तर प्रदेश आता है, उत्तर प्रदेश इसमें भी आता है। इसमें उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो दिल्ली कुछ बिहार का हिस्सा है, इसमें उत्तर प्रदेश, हल्का सा जो हिमाचल प्रदेश है, थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश का हिस्सा। उसके अलावा इसमें भी एमपी आ जाता है, थोड़ा सा एमपी का हिस्सा, कुछ बिहार इसमें भी आता है, कुछ बिहार का हिस्सा इसमें आता है। अब आता है आपका फिफ्थ जोन। यह सबसे खतरनाक जोन है। सबसे अधिक खतरनाक जोन कौन सा है? तो यह है सबसे अधिक खतरनाक जोन कौन सा है? तो वो है आपका फिफ्थ जोन। क्लियर है ना? क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं, सबसे अधिक तीव्रता वाले भूकंप यहीं आते हैं। सबसे अधिक तीव्रता वाले भूकंप इसी जोन में आते हैं। सबसे अधिक तीव्रता वाले भूकंप वाला क्षेत्र है। क्लियर है ना? वाला क्षेत्र है। इसमें मुख्यतः यदि मैं आपको बता दूं तो इसमें जो राज्य के, जैसे हिमाचल प्रदेश, उसके अलावा आपको बता दूं उत्तराखंड तो इसमें फोर्थ में भी आता है और फिफ्थ में भी आता है। ऐसे गुजरात फोर्थ में, फिफ्थ में। उसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उसके अलावा यदि बात की जाए तो उत्तराखंड, गुजरात, उसके अलावा आपके कुछ पूर्वी जो राज्य हैं, ईस्ट वाले और ईस्ट और नॉर्थ वाले जो हैं, मतलब अरुणाचल प्रदेश, और लिख सकते हैं आप नॉर्थ ईस्ट वाले जो आपके कुछ राज्य हैं वो इसमें आते हैं। तो याद रखना, जो ये पांचवा जोन है, इसकी जो तीव्रता है मैं आपको बता दूं, इसकी जो भूकंपीय तीव्रता है, यहां पर वो भूकंप आते हैं, इनकी तीव्रता लगभग 9 होती है। ये अत्यधिक तीव्रता वाले क्षेत्र में आता है। क्लियर है ना? यहां जो दूसरा जोन है, इसकी भूकंप तीव्रता 5 से 6 वेक्टर वाली होती है, 5 से 6 तीव्रता वाले होते हैं। क्लियर है ना? ये जो होता है, ये 6 से 7 तीव्रता वाले होते हैं। ये 7 से 8 तीव्रता वाले होते हैं, और ये 8 से अधिक वाला या तीव्रता 9 वाला होता है। 8 से
अधिक तीव्रता वाले होते हैं, 8 से अधिक तीव्रता वाले होते हैं। क्लियर है ना? तो याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत को कितने भूकंपीय जोन में विभाजित किया है, तो 4 में किया है। अब हम लोग देखते हैं कि विश्व स्तर पर वितरण पूछा जाता है कि सबसे अधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं। तो मैं आपको बता दूं, विश्व स्तर की बात की जाए तो भूकंप जो वितरण होता है, इसमें सबसे एक पेटी को पेटियों में बांट लिया जाता है, जैसे प्रशांत प्रशांत प्रशांतीय क्षेत्र पेटी, प्रशांतीय क्षेत्र पेटी। क्लियर है ना? अब मैं आपको बता दूं कि विश्व में सबसे अधिक भूकंप, विश्व में सबसे अधिक भूकंप वाला क्षेत्र, विश्व में सबसे अधिक भूकंप वाला क्षेत्र है। याद रखना इस बात को। और यहां विश्व के लगभग 63% भूकंप आते हैं, विश्व के लगभग 63% भूकंप इस पेटी में ही आते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर हम ओवरऑल पूरी पृथ्वी के भूकंपों को 100% मान लिया जाए तो 63% भूकंप हैं जो आपके प्रशांतीय क्षेत्र पेटी में आते हैं। दूसरा होती है, एक और पेटी है आपकी मध्य महाद्वीपीय पेटी। कौन सी है? मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी। इसके बारे में आपको बता दूं कि यहां यह विश्व का दूसरा सबसे अधिक वाला क्षेत्र है, विश्व का दूसरा सबसे अधिक भूकंप वाला क्षेत्र है, विश्व का दूसरा सबसे अधिक भूकंप वाला क्षेत्र है। तो याद रखना कि यहां विश्व के लगभग 21% भूकंप आते हैं, विश्व के 21% भूकंप यहां आते हैं, इस पेटी में आते हैं। और एक तीसरी पेटी बचती है जो मुख्यतः है, और उसका नाम है आपका अटलांटिक भूकंपीय क्षेत्र, अटलांटीय भूकंपीय क्षेत्र। तो याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक भूकंप वाला क्षेत्र या पेटी कौन सी है, तो वो है आपकी प्रशांत क्षेत्रीय पेटी। दूसरा पूछा जाए तो मध्य महाद्वीपीय पेटी, और तीसरी है अटलांटिक भूकंपीय क्षेत्र। तो याद रखना, इसमें सबसे अधिक भूकंप जो आते हैं वो कहां आते हैं? प्रशांतीय क्षेत्र पेटी में आते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि मैं आपको बता दूं कि हमारी जो पृथ्वी है वो आपकी प्लेटों पर है। किस पर है? प्लेटों पर है। ऐसे मान लो एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। जो अपनी जो प्लेट है ना, वो यूरेशियन प्लेट है, यूरोप और एशिया को मिलाकर जो प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट है। जब हम लोग टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ाएंगे तो वहां आपको बताएंगे। अब इनमें क्या होता है? प्लेटों में संचरण होता है, प्लेटों में क्या होता है? संचरण होता है। अगर ये प्लेट ऐसे मूवमेंट कर रही है तो ये आपस में टकराएंगे, जो टकराती हैं तो इनसे भी भूकंप उत्पन्न होते हैं। इनसे कुछ पर्वतों का भी निर्माण होता है, जो वलित पर्वत होते हैं, बहुत सारी चीजें। इन्हीं से गर्त का निर्माण, जो आपने सुना होगा सबसे गहरा स्थान मैरियाना ट्रंच है, तो वो भी इन्हीं से इसका निर्माण होता है। क्लियर है ना? तो याद रखना, ये हमारा भूकंप था, और भूकंप के बारे में मैंने आपको बताया कि ये भूकंपीय जोन है। कितने? 4 भूकंपीय जोन थे। उसके अलावा यदि बात की जाए तो मैंने भूकंपीय तरंगों के बारे में बताया, प्राइमरी, सेकेंडरी, लॉन्ग वेव। और उसके अलावा यदि बात की जाए तो मैंने आपको ये बताया था कि सब भूकंप कैसे, कहां, क्या भूकंप की स्थिति होती है, कैसे ये भूकंप आता है, और क्या क्या इसकी स्थिति थी। क्लियर है ना? तो बच्चों, आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी मुझे आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। क्लियर है ना? और आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे स्तर से करते रहें। जय हिंद, जय भारत।